इनको शुरुआत होती है 19 जनवरी 1990 के कश्मीर के दृश्य से, जहां हम सिव और अब्दुल नाम के दो बच्चों को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सिव सचिन तेंदुलकर का नाम लेने लगता है, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता और वे कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, भारत नहीं, यहाँ सचिन का नाम नहीं चलेगा। फिर वे सिव को मारने लगते हैं और उसे दोस्त अब्दुल उसे किसी तरह बचाकर वहाँ से भगाने में मदद करता है। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि दोस्ती में कोई मजहब नहीं होता। कहते हैं कि 1990 में कश्मीर वो समय था जब कश्मीरी पंडितों से वहाँ रहने का अधिकार छीन लिया जा रहा था। इस पूरे आतंक के पीछे फारूक अहमद दर था, जिसे लोग बीटा कराटे के नाम से जानते थे। वे सभी को एकत्रित करके कहता है कि अगर वो वतन हमारा है तो इस पर हुकूमत भी हमारी होगी। दूसरी ओर हम महिला को देख सकते हैं जो अपनी बीमार बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जा रही होती है। तभी वहाँ मौजूद पुलिस वाले उस महिला को कहते हैं कि आगे मत बढ़ो क्योंकि वहाँ खतरा है, लेकिन तभी आतंकवादी पुलिस को गोली मार देता है और उस महिला से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से करवाऊंगा। ये सुनकर वो महिला उसे थूक देती है और उस आतंकवादी को गुस्सा आ जाता है। वो महिला को गोली मार देता है, जिससे उसकी बेटी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगले दृश्य में हम पंडित को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर है और वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहा है क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटा था। फिर शिव मिल जाता है और वो पंडित यानी पुष्कर शिव और अब्दुल को लेकर जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आर्मी की जीप आती है। आर्मी वाले उसे कहते हैं कि मेरे साथ चलो, माहौल बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेंगे। लेकिन तभी अफसोस जीप आधे रास्ते में ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम पुष्कर के घर का दृश्य देखते हैं जहां आतंकवादी अपने साथियों के साथ घुस आते हैं और शिव के पिता को ढूंढ रहे होते हैं, जिस वजह से शिव के पिता एक ड्रम में छिप जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बीटा कराटे को उनको छिपने की खबर मिल जाती है और वो उस ड्रम की गोलियों पे बौछार कर देते हैं। वहाँ बैठे शिव की माँ श्रद्धा, जो ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है, वो डर जाती है। उसी समय पुष्कर भी वहाँ आ जाता है और बीटा कराटे श्रद्धा को अपने पति से खून से रंगे चावल को खाने के लिए मजबूर करता है। वो कहते हैं कि अगर तुम ये खा लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगा। इसके बाद कहानी वर्तमान में पहुंच जाती है जहां हम ब्रह्मा दत्ता नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है। यहाँ उसे पुष्कर का छोटा भाई पोता कृष्ण पंडित मिलता है जो अब दिल्ली में रह रहा था। कृष्ण अपने साथ अपने दादाजी पुष्कर की अस्थियों को लेकर आता है क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कृष्ण के वहाँ आने पर कुछ और लोग भी आते हैं जो पुष्कर के पुराने दोस्त होते हैं। उनके दोस्तों में महेश जो एक डॉक्टर थे, हरिशिव जो अपने वक्त के डीजीपी थे और एक दोस्त जो पत्रकार थे। लेकिन कृष्ण को अपने पिता की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे लगता था कि उनकी मृत्यु कोई दुर्घटना थी। इसके बाद कहानी दिल्ली के JNU विश्वविद्यालय में शिफ्ट होती है जहाँ कृष्ण एक ऑडिटोरियम में बैठकर प्रोफेसर राधिका के लेक्चर को सुन रहा होता है। प्रोफेसर राधिका कश्मीर को आजादी दिलाने की बात करती है। वो ये कहती है कि कश्मीर को भारतीय सरकार से खतरा है। ये वही समय था जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था, लेकिन बहुत से लोग इस फैसले के खिलाफ थे, जिसमें प्रोफेसर राधिका को शामिल भी थी। प्रोफेसर राधिका को भी लगता है कि कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। वो ये भी बताती है कि 1990 में कोई जनसंहार नहीं हुआ था और न ही किसी कश्मीरी पंडित को मारा गया था। उनकी बातें सुनते हुए कृष्ण को भी ये सब सच लगने लगता है। इसके बाद कृष्ण कॉलेज के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होता है और राधिका उसका फायदा उठाकर उसे धीरे धीरे अपने पक्ष में कर रही होती है, उसे मैनिपुलेट कर रही होती है। फिर कहानी फिर से 1990 के समय में बदल जाती है जहाँ पुष्कर को ब्रह्मा दत्ता से मिलते हुए देखते हैं। ब्रह्मा दत्ता एक IAS ऑफिसर होते हैं। पुष्कर उन्हें कहता है कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा की बहुत ही जरूरत है, खासकर उसके बेटे को, क्योंकि बीटा कराटे ने उसके बेटे को भारतीय पुलिस का मुखबिर बना दिया है, यानी वो एक हिंदुस्तानी जासूस है। यह सुनकर ब्रह्मा दत्ता कहता है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद ब्रह्मा दत्ता और पुष्कर अपने रास्ते जा रहे होते हैं तो पुष्कर एक सब्जी वाले के पास जाकर सब्जी लेने लगता है। जब वो पैसा देता है तो सब्जी वाला पाकिस्तानी करेंसी उसे वापस कर देता है। ये देखकर पुष्कर को गुस्सा आ जाता है और सब्जी वाला कहता है कि जिस देश में रहोगे वही करेंसी मिलेगी ना। ये सुनकर ब्रह्मा दत्ता को काफी गुस्सा आ जाता है और सब्जी वालों को जेल में बंद करवा देता है। इसके बाद ब्रह्मा दत्ता कश्मीर के मुख्यमंत्री से पंडितों को सुरक्षा के बारे में बात करने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उसे दोषी ठहरा देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से IAS हो, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। ब्रह्मदत्ता उनके शब्दों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री बीटा कराटे से कुछ बात कर रहे होते हैं, जो ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री खुद बीटा कराटे के साथ मिले हुए हैं। फिर कहानी वर्तमान समय में शिफ्ट होती है जहाँ ब्रह्मा की पत्नी कृष्ण को उसके माँ और दादाजी की तस्वीर दिखा रही होती है, क्योंकि कृष्ण ने आज तक उन्हें नहीं देखा था। जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से भागे थे तो उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने साथ कुछ भी सामान ले जा पाते। अब ब्रह्मदत्ता जेनोसाइड के बारे में कुछ बात करते हैं तो कृष्ण उसे कहता है कि कोई जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब एक भ्रम है। असल में 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर निकले थे और उन्हें मारने वाले भी सेना के लोग थे। वही कश्मीर के लोग जो आतंकवादी बन गए हैं उनके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। अगर आप उनके बच्चों को जीप से बांध के घसीटोगे और एक की वजह से सभी को आतंकवादी कह दोगे तो जाहिर है कि वे आतंकवादी बन जाएंगे।
ब्रह्मा को कृष्ण की ये बातें सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। वो कृष्ण को फ्लैशबैक में लेके जाता है। फिर कहानी फिर से उसी रात में पहुंच जाती है जब बीटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से सने हुए चावल को खाने के लिए कह रहा होता है। श्रद्धा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चावल खा लेती है। इसके बाद वो आतंकवादी अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को उसी हालत में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करते हुए बताता है कि उन आतंकवादियों ने उसके बेटे को गोली मार के हत्या कर दी है। पुष्कर कहता है कि जब पूरे भारत के साथ भी ऐसा होगा तब याद रखना कि तुम उन लोगों में से किसी एक में होंगे जिसकी वजह से ये सब हो रहा होगा। इसके बाद पुष्कर अपने बचे हुए परिवार के साथ एक ट्रक में बैठकर कश्मीर से दूर एक जगह पे चला जाता है। वहाँ वे लोग एक टेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पर उनके जैसे हजारों लोग थे जिन्हें भारतीय सेना ने आतंकवादियों से बचाकर लाया गया था। जब वे लोग अपने शहर, अपने घर और अपने सब कुछ छोड़कर भागे थे तो उनके पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना तो पीने के लिए पानी। थोड़ा बहुत खाना भारतीय सेना के लोग उनके लिए इत्तेफाक से अरेंज कर देते थे। वे लोग एक वक्त में आधे पेट खाना खाया करते थे। अब वे सभी इस उम्मीद पे जी रहे थे कि वो एक दिन अपने घर वापस जरूर जाएंगे। कुछ दिन उसी ट्रेन में बिताने के बाद पुष्कर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। फिर एक दिन IAS ब्रह्मा, जब होम मिनिस्टर के सलाहकार बन चुके थे, उन सभी से मिलने वहाँ आते हैं। उनके साथ होम मिनिस्टर भी वहाँ होते हैं। जब वे लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं तो कश्मीर से भागकर आए वे लोग अपनी समस्याएं ब्रह्मा और होम मिनिस्टर को बताते हैं। तभी पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और वो आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। ये देख के ब्रह्मा को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि पुष्कर की आंखें अब तक काफी खराब हो चुकी थी और वो मानसिक रूप से काफी परेशान था, जिससे वो ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पाता। इसके बाद ब्रह्मा पुष्कर के परिवार से मिलता है और कहता है कि वो उन्हें पास में एक घर और नौकरी दिला सकता है। जिसके बाद श्रद्धा ब्रह्मा की बात पर सहमति जता देती है। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं, लेकिन वहाँ की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं होती है। दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं जो अब एक आतंकवादी बन चुका था और वो मीडिया तक पहुंच जाता है। वहाँ एक इंटरव्यू होती है जिसमें वो कहता है कि मैंने सिर्फ 20 से 25 लोगों को मारा है क्योंकि वो RSS कर रहे थे और वो खुद को एक स्वतंत्रता सेनानी बताता है। ये सब देख के पुष्कर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मीडिया तक पहुंच गया और कुछ ही दिनों में मुझसे भी मिल जाएगा, जबकि मैं तो सालों से मीडिया तक पहुंचने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे पुष्कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले वो कृष्ण से गुजारिश करता है कि उसकी अस्थियां उसके कश्मीर वाले घर में ही फैलाई जाए क्योंकि यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है जहाँ ब्रह्मा कृष्ण को ये सब बातें बता रहा होता है। कृष्ण ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत जानकारी दे रही थी। राधिका ने कृष्ण से कहा था कि वो कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से जरूर मिले। इसके बाद अगले दिन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर लेके जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि शिव जी के मंदिर से शिव जी की मूर्ति हटा दी गई है और वहाँ वही झंडा लगा दिया गया है जो 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा हुआ करता था। इसके बाद वो झंडे को वहाँ से हटा देते हैं और कृष्ण अपने दादाजी पुष्कर की अस्थियां उसी घर में बिखेर देते हैं। अब आखिरकार पुष्कर की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है और उसे शांति मिल जाती है क्योंकि वो अपने घर कश्मीर वापस आ चुका था। वहाँ से सारे काम निपटा कर कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई शिव के बचपन का दोस्त अब्दुल था। रास्ते में कृष्ण अब्दुल से सारी बातें पूछता है कि उस वक्त क्या हुआ था। अब्दुल अपनी जुबानी सारी बातें कृष्ण को बताने लगता है और कृष्ण उसको सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अब्दुल उसे बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं थे। अब्दुल कृष्ण से कहता है कि बल्कि शिव तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और जब तुम्हारे परिवार उस घर को छोड़ के भाग रहा था तो मेरे अब्बू ने उन लोगों की काफी मदद की थी। अब हम देखते हैं कि कृष्ण बीटा कराटे के पास पहुंच जाता है और बीटा कराटे भी कृष्ण को यही बताता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था। वो कहता है कि कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़ के जा रहे थे और उन्हें मारने वाले सेना के लोग थे। फिर बीटा अपने आप को भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से अपनी तुलना करता है। यह सब सुनने के बाद कृष्ण को लगता है कि बीटा कराटे बिल्कुल सही कह रहा है। इसी बात पे वो ब्रह्मा से झगड़ा कर लेता है और उसे खूब खड़ी खोटी सुनाने लगता है। अब जब पानी सर से ऊपर चली जाती है तो ब्रह्मा गुस्सा में आके कृष्ण के सामने 3 फाइलें रख देता है। जब कृष्ण उन फाइलों को देखता है तो उसे होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन फाइलों में उसके भाई शिव और उनकी माँ की तस्वीर थी और उन्हें बीटा कराटे नहीं मारा था। यह सब जानने के बाद कृष्ण वापस अपने कॉलेज में जाता है। जहाँ कृष्ण कॉलेज में पहुंचे वो देखते ही प्रोफेसर राधिका एक गाना गा रही होती है जो सभी छात्रों को कश्मीर को लेकर गलत जानकारी दे रही थी। फिर राधिका कृष्ण से कहती है कि वो भाषण दे क्योंकि वो उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। अब वो वक्त आ चुका था जब कॉलेज के सभी लोगों को सच पता चलने वाला था। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उन्होंने वहाँ काफी समय तक साधना की और ज्ञान हासिल किया। उनके नाम पर ही राज्य का नाम कश्मीर पड़ा। इसी तरह बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग कश्मीर गए और वहाँ पे कई तरह के शोध किए और इसी प्रकार से बहुत सारे पंडित ने मिलकर कश्मीर को बसाया।
लेकिन एक दिन कुछ आतंकवादी आए जो शुरू में तो अपने पनाह लेने के लिए आए थे। कश्मीरी पंडित ने उन्हें रहने दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये महसूस हुआ कि कश्मीर कितना खास है। इसके बाद उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा और जबरदस्ती उनसे कलमा पढ़वाया, जबकि इस्लामी किताबों में भी ये लिखा है कि किसी को भी जबरदस्ती कलमा पढ़वाना या मुसलमान बनाना सख्त मना है। लेकिन उन्होंने न सिर्फ कश्मीरी पंडित को ही नहीं मारा, बल्कि जो मुस्लिम भी उनके खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था और उन्हें इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता था। और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों को यहाँ से माइग्रेट बना दिया और बाकी के 5 लाख पंडितों को कश्मीर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। ये सब देख के कृष्ण कहता है, आज हमारे पास पूरी ताकत है कि हम लोग वहाँ वापस जाकर रह सकते हैं और कोई हमें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता। लेकिन कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में निकाल दिया गया और वे अपने घर नहीं जा सकते थे। कृष्णा की पूरी स्पीच में लोगों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब कृष्णा का सच समझ में आ चुका था और वो बिना रुके बोलता गया। कृष्णा ये भी कहता है, हमारे नेताओं को तो सिर्फ मसाला चाहिए, वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के विवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी भूखमरी की बात नहीं करता, कोई भी कमजोर पर हो रहे जुल्म की बात नहीं करता। हमारे भोले भाले हिंदू और मुसलमान भाई उनकी बातों में आकर आपस में लड़ मर जाते हैं। फिर कृष्ण रोते हुए अपनी माँ श्रद्धा और अपने भाई शिव की कहानी बताता है और इस तरह से कृष्ण की स्पीच फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जब उसकी माँ और भाई को मारा गया था। उस दिन हम देखते हैं कि पुष्वर अपनी फैमिली के साथ घर में रह रहा था और फिर एक दिन बीटा कराते और सेना के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और पूरे इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी में हम जहां IAS ब्रह्मा को उन लोगों को रहने के लिए जगह दी थी, बीटा कराते वहां कब्जा कर ले और श्रद्धा को दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। फिर वो एक के बाद एक सभी को मार डालता है और इसी के साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म होने से पहले ही मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं जानती कि इस फिल्म की जो कहानी है वो कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। मैंने तो बस इस फिल्म की कहानी को समझाया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हम रोजाना आपके लिए नई और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आप सभी मिलकर इन कहानियों पर बात कर सके। अगर आपने लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी शानदार फिल्में और कहानियाँ मिलेंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।